एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने देख लिया कि किस तरह से एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे और प्लस हम बात करेंगे ब्रीदिंग मैकेनिज्म की। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से पहले हम देखेंगे प्लांट्स में किस तरह से ये प्रोसेस होती है और दूसरे ऑर्गेनिज्म में। हालांकि बहुत ही शॉर्ट में है ये, तो देख लेते हैं किस तरह से प्लांट्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। देखो, प्लांट्स में हमने देखा था कि लीव्स होती हैं, ठीक है, और लीव्स में क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, और इन्हीं स्टोमेटा से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस करता है। जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो इन्हीं के थ्रू होता है। ठीक हो गया। अब कौन सी गैस ली जाती है फोटोसिंथेसिस के समय, हमें पता है जो आपकी फोटोसिंथेसिस होती है, प्लांट्स जब इस जिसमें अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उस समय क्या करते हैं, प्लांट्स क्या ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रिलीज़ क्या करते हैं एनवायरनमेंट में, ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन यहीं पर जब रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स में, मुझे बताओ कौन सी गैस रिलीज़ करते हैं, कमेंट बॉक्स में करके बताओ कौन सी गैस इनहेल करते हैं प्लांट्स या लेते हैं, और कौन सी गैस रिलीज़ करते हैं। जब ये क्वेश्चन पूछते हैं तो बहुत सारे बच्चे इसका रॉन्ग आंसर देते हैं। वो कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं प्लांट्स, लेकिन ऐसा नहीं है। रेस्पिरेशन के समय प्लांट ने कौन सी गैस ली, ऑक्सीजन ली, और बाहर कौन सी की, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये तो हो गई बात कि कौन सी गैस किस समय ली। अब आपका हो गया जब ऑक्सीजन प्लांट रिलीज़ कर रहा है फोटोसिंथेसिस में, लेकिन रेस्पिरेशन में ले रहा है, तो इसका मतलब तो ऑक्सीजन हमें कहाँ मिली प्लांट्स की। तो ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन जो रिलीज़ है वो ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन रिलीज़ जो है दैट इज़ मोर देन द ऑक्सीजन यूज बाय प्लांट। तो ये ध्यान रखना। इसलिए क्या होता है, जो नेट आपका एक रिलीज़ है ऑक्सीजन का या एनवायरनमेंट में उस समय, तो वो क्या है, आपका ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन हमें ज़्यादा मात्रा में मिलती है कब, डे टाइम में। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि डे टाइम में ही ये प्रोसेस होती है जो हमने पढ़ा था कि वाटर स्प्लिट करता है और उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो वो प्रोसेस कब की है, डे टाइम की। तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन जो रिलीज़ कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस में, वो डे टाइम में। तो एक क्वेश्चन इसमें ये भी होता है, और ये किसके थ्रू हो रहा है, रेस्पिरेशन भी थ्रू स्टोमेटा हो रहा है। तो थ्रू स्टोमेटा दोनों प्रोसेस होती हैं। फोटोसिंथेसिस भी थ्रू स्टोमेटा होता है, कंप्लीटली लिख लो इसको स्पेलिंग, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस में भी जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है, और रेस्पिरेशन में भी जो गैसेस एक्सचेंज है थ्रू स्टोमेटा हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं। एक क्वेश्चन होता है आपका कि विच इज़ द मेजर इवेंट ड्यूरिंग डे टाइम एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम। मेजर इवेंट मीन्स इधर ऑक्सीजन रिलीज और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, कौन सा मेजर इवेंट है। तो देखो, डे टाइम में क्या होगा, डे टाइम में तो ऑक्सीजन रिलीज इज़ द मेजर इवेंट। डे टाइम ऑक्सीजन रिलीज इज़ मेजर इवेंट। ठीक है, याद रखना ये चीज़, आपका क्वेश्चन है ये। और जो नाइट टाइम है, नाइट टाइम में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इज़ द मेजर इवेंट। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इज़ मेजर इवेंट। तो ये ध्यान रखना। अब ये ऐसा क्यों होता है, जैसा मैंने अभी बताया कि दिन में प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, पर रात को ऐसा नहीं करते हैं। तो रात को तो प्लांट्स रेस्पिरेशन तो रात को भी चल रहा है, दिन में भी चल रहा है, तो यानी रात में प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज़ करते हैं। तो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज मेजर इवेंट हो जाता है नाइट टाइम में। तो ये क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान रखना, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समझ में आ गया। तो प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है। तो इसीलिए ये कहा भी जाता है कि दिन में तो आप पेड़ के नीचे सो सकते हैं, जैसा कि देखते हो विलेजेस में लोग सोते भी हैं कई बार, या बैठते हैं, बातचीत करते हैं। पेड़ की छाया हमें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वहाँ हमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन नाइट टाइम में इसका रिवर्स हो जाता है, पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द मेजर इवेंट। रात में क्या है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड मेजर इवेंट हो जाता है। तो ये दोनों याद रखना कि दिन में ऑक्सीजन रिलीज इज़ द मेजर इवेंट एंड रात में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इज़ द मेजर इवेंट। तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स कुछ देख लेते हैं, लाइक अमीबा है। देखो, एक तो सबसे पहले ये समझ लो, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारे ह्यूमंस में बहुत इवॉल्व है, क्योंकि हम लोग हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, हायर एनिमल्स हैं। लेकिन रेस्पिरेशन तो सभी ऑर्गेनिजम्स में होता है।
तो डिपेंड करता है बॉडी साइज़ पे कि किस तरह से उसमें ऑक्सीजन का डिफ्यूज़न हो रहा है। तो देखो सबसे पहले हमने लिया अमीबा। अमीबा क्या है, एक सिंगल सेल है। तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, इसी के थ्रू ऑक्सीजन को ये अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है इसके, और इसी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर आता है थ्रू व्हाट, सेल मेम्ब्रेन। अब ये जैसे ग्रास हॉपर है, इंसेक्ट एक, राइट, इसको क्या कौन सा इंसेक्ट है, ये ग्रास हॉपर है। तो ये देखा होगा आपने, जिसको टिड्डा भी बोलते हैं। इसके क्या है, ये देखो, ये इसका जो सिस्टम है ना, ये बहुत सारी ट्रैकियाँ हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं ट्रैकियाँ हैं, और ये ट्रैक्यूल्स हैं जो स्मॉल ट्यूब्स हैं। तो ट्रैकिया में सबसे पहले एयर डिफ्यूज़ होती है ऑक्सीजन, उसके बाद में क्या होता है, ये यहाँ से ट्रैक्यूल्स में जाती है, और इस तरह से, क्योंकि ये पूरी बॉडी में स्प्रेड है तो इजीली सारे पार्ट्स में ऑक्सीजन मिल जाती है। अब गिल्स होते हैं फिश के अंदर। फिश में क्या है, यहाँ पर ये देख रहे हो आप, गिल्स हैं, ठीक है ना, दीज ऑल आर द गिल्स। तो माउथ से, अब फिश कहाँ से ले रहे हैं ऑक्सीजन, देखो जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म तो ले लेते हैं ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से, ठीक है ना। ये कहाँ से लेते हैं ऑक्सीजन, दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट। लेकिन जो एक्वेटिक हैं, एक्वेटिक कहाँ से लेते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स ये लेते हैं आपके ऑक्सीजन फ्रॉम डिज़ोल्व वाटर, जो वाटर में डिज़ोल्व होती है ऑक्सीजन। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं, ऑक्सीजन पे, जो कि वाटर में डिज़ोल्व है। तो इसका जो अमाउंट होता है ऑक्सीजन का वाटर में, वो तो फेयरली लो होगा देन दैट ऑफ द एनवायरनमेंट। तो जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं उनको तो सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिल जाती है, लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स पानी में रहते हैं उनको ऑक्सीजन कम मिल पाती है। तो फिश के साथ भी वही है। फिश के क्या है, ये गिल्स हैं। तो ये फिश क्या करते हैं, यहाँ पर देखो, माउथ के थ्रू इसने पानी को अंदर लिया और फिर गिल्स के थ्रू बाहर अपनी बॉडी के अंदर भेज दिया। तो इस तरह से क्या होता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है। अब फिश क्या होती हैं, जल्दी जल्दी अपना मुंह खोलती हैं, पानी लेती हैं और इस तरह से ऑक्सीजन को लेती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो बहुत फास्ट ब्रीथ करती हैं। तो इसको क्वेश्चन भी आता है ये कि वाई डू फिश ब्रीथ फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। तो इसीलिए क्योंकि उनको जो पानी में मिली ऑक्सीजन मिल रही है उसका अमाउंट जो है वो फेयरली लो होता है। तो उस वजह से उनको बार बार ऑक्सीजन लेना पड़ता है, बार बार ब्रीथ करना पड़ता है, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका लंग्स। ये किसका स्ट्रक्चर है, लंग्स का स्ट्रक्चर है, जो कि हम ह्यूमंस का लंग्स हो गया ये, ठीक है। तो इसको हम अब देखने जा रहे हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे तो कंप्लीट इसको देखेंगे। अब हम देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट पढ़ लिया है। ये हमारा सेकंड इम्पॉर्टेंट सिस्टम है जो हमें पढ़ना है। इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं और किस तरह से ये हमारी प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की, और साथ में देखेंगे कि हम इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। देखो यहाँ पर क्या है, ये नेज़ल कैविटी दिखाई गई है। नेज़ल कैविटी क्या है, हमारे नोज़ के पीछे वाला हिस्सा होता है, जो आपके नोज़ के देख रहे हो ना, ये नोज़ है, नोज़ के पीछे का जो एक हिस्सा है ये नेज़ल पैसेज भी कहलाता है, नेज़ल कैविटी। इसके बाद ये नीचे आ रहा है, ये एयर पैसेज हुआ है, यहाँ से एयर हमने ली तो एयर पैसेज है, यहाँ पर फेरिंग्स में आया ये, इसको हमने कहा फेरिंग्स। ये भी ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर पूरे में आपको दिख रहा है। फिर उसके फेरिंग्स से नीचे क्या है, यहाँ पर लैरिंग्स है। लैरिंग्स के नीचे क्या है, ये आपका ये जो ट्यूब है ये ट्रैकिया कहलाता है, और ट्रैकिया के ऊपर ये कार्टिलेजिनस रिंग्स दिख रही हैं, ठीक है। फिर ये जो ट्रैकिया है ये ओपन होता है, देखो ये छोटी छोटी दो ब्रांचेस जा रही हैं, ये इस तरह से ये ब्रांच है, और ये ब्रांचेस कहलाती हैं आपकी ब्रोंकाई। सिंगुलर को कहते हैं हम ब्रोंकस, सिंगुलर वर्ड ब्रोंकस इसका, और प्लूरल है आपका ब्रोंकाई। और ये किस में ओपन है, देखो ये बहुत सारी ब्रांचेस बना लेते हैं, इनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो ये ब्रांचेस क्या कहला रही हैं, ब्रोंक्यूल्स कहला रहे हैं। और इसके टॉप पर ये जो डॉट जैसे दिख रहे हैं ये बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एल्वुलाई, राइट। और ये एक मस्कुलर डायफ्राम होता है जो कि हमारी चेस्ट कैविटी को, ये हमारी चेस्ट कैविटी हो गई कंप्लीट, और ये चेस्ट कैविटी हो गई कंप्लीट, इसको किससे दूर करता है या सेपरेट करता है, सॉरी, इसको सेपरेट करता है स्टमक कैविटी से। तो ये हमारा कंप्लीट एक डायग्राम हो गया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। हमने समझ लिया कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। तो अब इसको देखते हैं
किस तरह से हमारे एयर का पैसेज बनता है ये। देखो हमने सबसे पहले कहाँ पर एयर ली, हमने सबसे पहले एयर ली नॉस्ट्रिल्स में। कहाँ ली? नॉस्ट्रिल्स में। तो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू हमने एयर ली, राइट। अब एयर यहाँ से हमने ली, इस एयर में क्या है हमारी? ऑक्सीजन है, तो मतलब हमने ऑक्सीजन ली। अब ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होता है, नॉस्ट्रिल्स में क्या होता है, से नेज़ल कैविटी में आती है, ये नेज़ल कैविटी में आती है। अब नेज़ल कैविटी में क्या प्रेजेंस होता है? देखो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, हेयर्स होते हैं और होता है यहाँ पर म्यूकस, ठीक है, दो चीज़ें होती हैं प्रेजेंट। तो हेयर क्या करते हैं, हेयर क्या करेंगे, ये करेंगे ट्रैप करेंगे और कह सकते हो आप फिल्टर करेंगे। क्या करेंगे? ये फिल्टर करेंगे। किसको फिल्टर करेंगे? जो भी आपके डस्ट पार्टिकल्स अंदर जा रहे हैं एयर के साथ में, या जो भी और इन्फेक्शंस हैं, जर्म्स हैं, इन सब चीज़ों को ये फिल्टर करते हैं हेयर्स। और म्यूकस क्या करता है? म्यूकस इसको एयर को वार्म करता है बिफोर इट गोज़ टू द फेरिंग्स, ठीक है, जिससे ये हमारे जब फेरिंग्स में जाए तो कभी कभी ऐसा होता है बहुत ठंड है, तो इसको एक तरह से नॉर्मल टेम्परेचर पर, या आप कह सकते हो वार्म एयर करके इसको पहुंचाता है आगे की साइड में। अब यहाँ से क्या होता है, ये जाती है फेरिंग्स में। अब ये आती है आपकी फेरिंग्स में। यहाँ पे फेरिंग्स एक देख रहे हो ये पार्ट, फेरिंग्स ओपन होता है, दो जगह ओपन होता है। ये ओपन होता है आपका फूड पाइप में भी ओपन होता है, और ये होता है आपका ओपन विंड पाइप में भी। तो यहाँ हम किसकी बात करेंगे? विंड पाइप की बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो हमारा विंड पाइप से रिलेशन है। अब फेरिंग्स से कहाँ पर आएगी एयर? फेरिंग्स से लैरिंग्स में आई, ठीक है ना। देखो फेरिंग्स के बाद क्या पार्ट है आपका? लैरिंग्स। तो फेरिंग्स से कहाँ पर आई? लैरिंग्स में। अब लैरिंग्स में क्या होता है? लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। तो वॉइस बॉक्स बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। क्या होती हैं यहाँ पर? वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पर एक वो होता है, ग्लॉटिस भी होता है, ठीक है। इसी के अंदर एक ग्लॉटिस होता है, लैरिंग्स के अंदर ही एक ग्लॉटिस होता है, और एक होता है एपिग्लॉटिस, ठीक है। तो ग्लॉटिस जो होता है वो तो एयरवे में रहता है और रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। लेकिन जो एपिग्लॉटिस होता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये एक फ्लैप लाइक कवरिंग होती है, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। और देखो होता क्या है, जब ये हम खाना खाते हैं ना, और हम सांस तो लेंगे ही लेंगे हर समय, तो जैसे हमने स्वैलो किया अपना फूड, उस समय ये ग्लॉटिस को कवर कर देता है। तो ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड इट कवर्स ग्लॉटिस। ये क्या करता है? कवर कर देता है ग्लॉटिस को वाइल स्वैलोइंग द फूड, जब हम फूड को स्वैलो करते हैं, ठीक है, उस समय ये ग्लॉटिस को कवर कर देगा। अब जब ये ग्लॉटिस को कवर करेगा तो फूड नहीं जा पाएगा, सिर्फ एयर जाएगी, ठीक हो गया। अब हम आते हैं, क्योंकि यहाँ से कहाँ पर आई है एयर? ट्रैकिया में, ठीक है। लैरिंग्स के बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका? ट्रैकिया। तो एयर कम्स फ्रॉम लैरिंग्स। अब इसको नीचे यहाँ पर लिख देते हैं, फ्रॉम लैरिंग्स एयर कम्स टू ट्रैकिया। कहाँ पर आई एयर? ट्रैकिया में आई। अब ट्रैकिया में क्या होता है? ट्रैकिया में कार्टिलेजनस रिंग्स होती हैं, ठीक है। ट्रैकिया हैज़ कार्टिलेजनस रिंग्स, और ये रिंग्स क्या करती हैं? ट्रैकिया को कॉलेप्स नहीं होने देती हैं, क्योंकि ये कार्टिलेज की बनी होती हैं। तो उससे क्या होता है? ट्रैकिया थोड़ा स्टिफ रहेगा और वो कॉलेप्स नहीं करेगा, अदरवाइज ट्रैकिया के कॉलेप्स होने के चांसेस हो जाते हैं। ये उस तरह से हो गया जैसे तुम समझो कि जो वाटर के पाइप होते हैं ना, वो भी डिफरेंट क्वालिटीज़ के होते हैं। तो एक तरह का पाइप ऐसा भी होता है, थोड़ा सा शायद हल्की क्वालिटी होती होगी उसकी, कि यदि उसमें पानी नहीं है तो वो ऐसे कॉलेप्स कर जाएगा पाइप। आपने पानी फिर से उसको फ्लो किया, नल में लगाया टैप में, तो वो पानी सही हो जाता है उसकी शेप। तो वही चीज़ समझ लो ट्रैकिया की होगी यदि एयर नहीं होगी। तो कार्टिलेजनस रिंग्स का क्या काम है? दे प्रिवेंट द ट्रैकिया, यहाँ पर नीचे कहीं पर लिख लो, आप इसको नोट कर लो। जो कार्टिलेजनस रिंग्स होती हैं प्रिवेंट
trachea from being collapsed even when there is no air. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्टिलेजिनस रिंग्स का क्या यूज़ है ऑन ट्रैकिया. ठीक है, तो कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट ऑन ट्रैकिया, दे प्रिवेंट ट्रैकिया फ्रॉम द कोलैप्सिंग. अब नेक्स्ट ट्रैकिया के बाद कहाँ पर आती है एयर? ब्रोंकाई में. टू ब्रोंकाई. अब एयर कहाँ पास हो रही है? ब्रोंकाई. ठीक है, ब्रोंकाई के बाद में एयर कहाँ पर आएगी आपकी? ब्रोंक्यूल्स में आएगी. और ब्रोंक्यूल से एयर कहाँ पर आ गई? एल्वियोलाई में. ठीक है, यहाँ तक देख लिया आपने. भाई एयर का यही तो है, फेरिंग्स के लैरिंग्स में, लैरिंग्स से फिर ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई में. ठीक हो गया. अब एल्वियोलाई में क्या होता है? एल्वियोलाई आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स. रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स. इसमें बहुत सारा ब्लड वेसल्स होती हैं. तो उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन डिफ्यूज़ कर जाती है. जितनी भी हमने ऑक्सीजन ली है वो क्या होगा? इन वेसल्स में चली जाएगी. और फ्रॉम दीज ब्लड वेसल्स इट विल गो टू द बॉडी ऑर्गन्स और सेल्स. जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स और सेल्स हैं, यहाँ से एयर कहाँ पर जाएगी? ऑक्सीजन कहाँ पर जाएगी? इट रीचेस टू ऑल बॉडी सेल्स थ्रू द ऑर्गन. पहले ऑर्गन में गई, फिर टिश्यूज़ में गई, फिर सेल्स में चली गई. ठीक है, ये ऑक्सीजन यहाँ से इस तरह से ब्लड के थ्रू चली गई. क्योंकि एल्वियोलाई में क्या होता है? अब एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो, एल्वियोलाई बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर होता है. और बैलून शेप्ड होने से क्या होता है? उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है. कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है एल्वियोलाई का, कुछ लाइक ये इस तरह से बैलून टाइप का स्ट्रक्चर होता है. ये सपोज ये एल्वियोलाई है आपकी. तो अब यहाँ पर क्या है? ये इसकी जो सरफेस है, अब ये किस तरह से होता है? यदि इसको आप ओपन करोगे तो आप देखोगे इट्स कवरिंग अ लार्ज सरफेस एरिया. तो इस ऐसी चीज़ों को क्या करते हैं? कुछ शेप में, जैसे आपने देखा था कि इंटेस्टाइन में विलाई थे, तो वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर था. तो ऐसे क्या होता है कि कम एरिया में भी बहुत ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया हो सकता है फॉर द एब्जॉर्प्शन. वहाँ पर फूड का एब्जॉर्प्शन था, यहाँ पर किसका एब्जॉर्प्शन है? ऑक्सीजन का. तो ये हमारा कंप्लीट पैसेज हो गया, किस तरह से मूव करती है. एल्वियोलाई में आई, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन सेल्स में चली गई. फिर क्या हुआ? सेल्स से, सेल्स में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है. तो वहाँ से ब्लड क्या लेकर आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आएगा. ऑक्सीजन यहाँ पर आई, अब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आई, एल्वियोलाई में आई. एल्वियोलाई से फिर ये ब्रोंकाइल में गई, ब्रोंकाई से फिर ब्रोंकाई में जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, और इस तरह से करके कंप्लीट पैसेज करते हुए नॉस्ट्रल के थ्रू बाहर आ जाएगी. तो ये आपका एक रिवर्स पैसेज चलेगा कार्बन डाइऑक्साइड का. गुड, समझ में आ गया? वेरी गुड. अब क्या है, एक चीज़ ये समझ लो यहाँ पर ब्रीदिंग कैसे होती है, ब्रीदिंग मैकेनिज्म क्या है. ब्रीदिंग मैकेनिज्म हम देखते हैं. ब्रीदिंग मैकेनिज्म, मैंने इसको मैकेनिज्म क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये कंप्लीट, देखो ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, लेकिन जब हम इनहेलेशन करते हैं और एक्सहेलेशन करते हैं तो क्या होता है हमारे इन ऑर्गन्स में? पहले डायग्राम के साथ देख लो. यहाँ पर देखो, जब हमने इनहेल किया, हमने यहाँ से गैस अंदर ली, तो क्या होगा? ये जो हमारे यहाँ पर इसके ऊपर ना रिब्स भी होती हैं, कुछ इस तरह से रिब केज होता है. मैं कोई एक लाइट कलर लेकर दिखाती हूँ. तो यहाँ पर इस तरह से रिब्स बनी होती हैं. ठीक है, लंग्स जो होते हैं ना वो रिब केज के अंदर होते हैं. इस तरह से रिब केज होता है. तो इन रिब केज में क्या होगा? ये रिब्स ऊपर को आ जाएंगी, मतलब बाहर को आउटवर्ड होंगी जब हम इनहेलेशन कर रहे हैं, गैस ले रहे हैं. और उसकी वजह से क्या होगा? जो चेस्ट कैविटी हमारी है उसका साइज़ बढ़ जाएगा, और ये डायफ्राम उस समय क्या होगा? फ्लैटन हो जाएगा. ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा? हमारा काफ़ी सरफेस एरिया, इसका जो लंग्स के जो कैविटी है, चेस्ट कैविटी, उसका एरिया बढ़ जाता है, और हम बहुत सारी एयर को इनहेल कर लेते हैं. जबकि जो एक्सहेलेशन होता है उसमें क्या होता है? ये डायफ्राम ऊपर चला जाएगा, लिफ्ट अप करेगा, और ये इनवर्ड हो जाएंगी. जो आपकी ये रिब केज है, ये क्या होगा? ये अंदर चली जाएंगी, और चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा. उसकी वजह से क्या होगा? गैस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, क्योंकि प्रेशर यहाँ पर बढ़ जाएगा. अब देखो, ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या होता है, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन क्या होता है. ड्यूरिंग इनहेलेशन हमारा, मैंने क्या बताया था? रिब्स कम आउट. तो जो रिब्स है ना हमारी बॉडी पर, लंग्स के ऊपर,
वो क्या होगा, बाहर की तरफ को मूव करेंगे, मूव आउटवर्ड। ठीक है, क्या लिखोगे इसको, रिव्स मूव आउटवर्ड। फिर क्या होगा, जो डायफ्राम है, डायफ्राम क्या होगा, दैट फ्लैटेंस, ये फ्लैटन हो जाएगा, राइट। और जो आपका चेस्ट का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी क्या होगा, रिजल्टिंग इंक्रीजेज, इट इंक्रीजेज। तो इसकी वजह से क्या होगा कि बहुत सारी एयर आप इनहेल कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर जब चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा तो बाहर से प्रेशर ज़्यादा है, बाहर से एयर अंदर आ जाएगी। और ड्यूरिंग एक्सहेलेशन इसका रिवर्स हो जाता है। रिव्स क्या होगा यहाँ पर, रिव्स मूव इनवर्ड। आप अभी सांस लेना और सांस छोड़ना, फिर देखना फील जो हो रहा है वो सेम होगा जो लिखा है यहाँ पर, रिव्स मूव इनवर्ड्स। और डायफ्राम क्या होगा, दैट मूव्स, दैट लिफ्ट अप, डायफ्राम लिफ्ट्स अप, ऊपर को हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पर, इट डिक्रीजेस। तो डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग इन ऑक्सीजन और यहाँ पर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड आउट। ये हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो गया। अब एक चीज़ और है, हमने ये तो देख लिया कि ठीक है ब्लड में डिफ्यूज़ हो गई है ऑक्सीजन और वो बॉडी सेल्स तक ले गया ब्लड उसको, ऑक्सीजन को। वहाँ पर क्या हुआ, सेल्स के अंदर रिएक्शन हुआ। भाई हमारी सेल्स में जब ऑक्सीजन गई तो ये सपोज मेरी सेल है और यहाँ पर ऑक्सीजन आई, तो हमने क्या पढ़ा था, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ही तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से बाहर निकल गई। तो अब क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन किस तरह से ब्लड में मूव करती है, ट्रांसपोर्ट होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिख लो, ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है ना। तो ब्लड क्या कंटेन करता है, ब्लड हैज़ हीमोग्लोबिन। तो जो हीमोग्लोबिन है ब्लड के अंदर उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन कैरी होता है। ब्लड हैज़ हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या है, इट इज़ अ पिगमेंट। और ये जो पिगमेंट है हैज़ एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के प्रति बहुत ज़्यादा इसकी एफिनिटी होती है, मीन्स एकदम से ऑक्सीजन को ले लेगा और फिर ऑक्सीजन को लेकर ट्रांसपोर्ट कर देगा, ठीक है ना। सो हैंस ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू हीमोग्लोबिन। तो ये हो गया, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाती है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये डिज़ोल्व हो जाती है, इट इजीली डिज़ोल्व्स, इट डिज़ोल्व्स इन वाटर ईजिली, ठीक है। तो क्या होता है, ये डिज़ोल्व फॉर्म में कैरी होती है, तो ब्लड प्लाज्मा के थ्रू ये डिज़ोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन डिज़ोल्व फॉर्म। कैसे होती है ये, डिज़ोल्व फॉर्म में होती है। किसके थ्रू होता है, थ्रू ब्लड प्लाज्मा। बस ये इतना हो गया आपका, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, हीमोग्लोबिन के थ्रू होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन के थ्रू होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो डिज़ोल्व फॉर्म में होता है। तो ये दोनों याद रखना, और ये अच्छे से याद रखना कि एल्वेलाई किस तरह से डिज़ाइन की गई हैं, बलून शेप में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्यूज़न हो पाए, ऑक्सीजन को हम अंदर ले पाएँ और कार्बन डाइऑक्साइड को ईजिली बाहर निकाल पाएँ। इनका जो लार्ज सरफेस एरिया हो जाता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये समझ लो, क्योंकि हीमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सीजन जा रही है बॉडी सेल्स में, बट कैन यू इमेजिन यदि हीमोग्लोबिन ना हो और डिफ्यूज़न के थ्रू जाना हो ऑक्सीजन को, तो क्या होगा, इट टेक्स 3 years फॉर ट्रांसपोर्टिंग या फॉर डिफ्यूजिंग 1 molecule ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टो। लंग्स से लेके टो तक जाने में एक मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन के 3 वर्ष का समय लग सकता है यदि हीमोग्लोबिन ना हो और डिफ्यूज़न के थ्रू हो। तो क्या हम अलाइव रह सकते हैं, नो। तो हीमोग्लोबिन इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसीलिए हीमोग्लोबिन होना बॉडी में जो एक उसका रिक्वायरमेंट है उतना होना ज़रूरी है। जिन लोग के में कम हो जाता है तो उनकी ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है और वो एनीमिक कहे जाते हैं फिर, ठीक है।
तो हमने देख लिया कि हमारा जो एयर का ट्रांसफ़र कैसे होता है। एक बार फटाफट देख लो। सबसे पहले नॉस्ट्रिल अपने में खुद से महसूस करना। नॉस्ट्रिल से हमने एयर ली, नेज़ल कैविटी में गई, वहाँ से फेरिंग्स में, देन लैरिंग्स में गई, फिर ट्रैकिया में गई, फिर ब्रोंकाई से दोनों लंग्स में चली गई, लंग्स में ब्रोंक्यूल्स में गई, ब्रोंक्यूल से एल्वुलाई में गई, एल्वुलाई से ब्लड के थ्रू, ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड के थ्रू उसमें सारे सेल्स को ले जाती हैं, चाहे वो ब्रेन हो और चाहे वो नीचे टो तक हो। सारे में जो ट्रांसफ़र हुआ ऑक्सीजन का वो ब्लड के थ्रू हो जाता है, हीमोग्लोबिन के थ्रू। फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, क्योंकि वहाँ तब तक कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन बन जाती है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड को ले करके ब्लड कहाँ जाता है, फिर से एल्वुलाई में, ठीक है ना। और फिर एल्वुलाई के थ्रू उसी पैसेज से बाहर गैस निकल जाती है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।